मैं विद्यालय में नया नया था। परिचय के सिलसिले में बच्चे मुझे पढ़ रहे थे और मैं बच्चों को। एक दिन 7वीं कक्षा में नचिकेता की कहानी पढ़ा रहा था। कहानी के मुताबिक यमराज नचिकेता की कर्तव्य निष्ठा पर प्रसन्न होकर 3 वर मांगने को कहता है। मैंने अपने छात्रों से कहा कि नचिकेता की जगह पर यदि तुम होते और यमराज तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें 1 वर मांगने को कहता तो तुम क्या मांगते? सब बच्चे सोच समझकर अपना जवाब देंगे। फिर क्या था, कल्पना में ही सभी अपने अपने अरमान पूरे करने लगे। किसी ने फौजी बनना चाहा, किसी ने डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनने में ही जीवन का सारा सुख देखने लगा, तो कोई राजनेता बनकर राजसी ठाट बाट की कल्पना में खो गया। लगभग सभी बच्चे अपना जवाब दे चुके थे। अंत में एक ही बच्चा रह गया था। वह अन्य बच्चों से दूरी बनाकर सबसे पीछे अलग बैठा हुआ था। उसका जवाब सुनने से पहले ही मेरे मन में कई सवाल उठने लगे, क्योंकि उसके दोनों हाथों पर प्लास्टर लगा हुआ था। वह जैसे कैसे मुस्कुराते हुए जब अपने स्थान पर खड़ा हुआ तो सारे बच्चे हंस पड़े। मैं मन ही मन मान चुका था कि शायद यही इस क्लास का सबसे नटखट बच्चा होगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपना संवाद कहाँ से शुरू करूं। मैंने कहा, बेटे नाम क्या है? सर अंकित नगवाल। दोनों हाथों पर लगे प्लास्टर के राज को जानने के लिए मैंने पूछा, बेटे ये कैसे हो गया? सर, जून की छुट्टियों में गांव के हम सभी बच्चे आम के पेड़ पर झूला झूल रहे थे। हम में से किसी ने कहा कि बिना झूला पकड़े कौन झूल सकता है। सब चुप थे, पर मैं हमेशा की तरह अपनी आदतों की वजह से बोल पड़ा मैं, क्योंकि जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसे करने में मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा फिर क्या हुआ? मैंने कहा। फिर क्या होना था सर? सब ने मुझे झूले में बिठाया और कहा कि अपने दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर एक दूसरे में फंसा लो, ताकि तुम किसी भी हाल में झूले की तार को न पकड़ सको। मैंने वैसे ही किया। गांव के लड़कों ने झूला बहुत पीछे खींचा और जोर का धक्का दिया। मैं झूले के साथ हवा में बहुत आगे गया, पर पीछे नहीं आ पाया। मैं कहानी समझ तो गया था, पर अंकित के मुंह से उसकी आपबीती सुनना अधिक अच्छा लग रहा था। मैंने संवाद को जारी रखते हुए कहा, पीछे नहीं आया क्या मतलब? उसने हंसते हुए कहा, अरे सर, जब झूला वापस पीछे की तरफ आ रहा था तो मेरा बैलेंस बिगड़ नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। फिर क्या था, झूला पीछे और मैं खाई में। ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला। उसने हंसते हुए गर्व से कहा, सर फिर भी मैंने अपने दोनों हाथों की कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए अपना चेहरा बचा दिया, पर दोनों हाथों में फ्रैक्चर आ गया। बस यही वजह है सर, जो आज हाथों की माला बनी हुई है। उसके वर्णन के अंदाज से सारे बच्चे हंस पड़े। मैंने कहा, बड़ी दिलचस्प कहानी है। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे सर, मैं ही बड़ा दिलचस्प हूँ। बिल्कुल सही कहा बेटे तुमने। रियली तुम बहुत दिलचस्प हो। थैंक यू सर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सारे बच्चे हंस पड़े। मैं आनंद के सरोवर में गोते लगा रहा था, क्योंकि महज 7वीं कक्षा के छात्र से कक्षा कक्ष में इतनी सुंदर अभिव्यक्ति की साक्षात्कार का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हुआ था। मैंने उसे कहा, बेटे यह बताओ, अगर तुम नचिकेता की जगह होते तो क्या मांगते? उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं ब्रह्मांड पर राज करना चाहता हूँ। तो वही मांगता। कक्षा के सभी बच्चे हंस पड़े, पर मैं अवाक था। मैंने बच्चों को शांत करते हुए कहा कि तुम लोग किस पर हंस रहे हो, उस पर या खुद पर? उसकी महत्वाकांक्षा को तो देखो। तुम लोगों ने तो सपने सपने देखने में भी कंजूसी की। तुम्हें पता है उसने क्या मांगा? अगर सबकी इच्छा सच में पूरी होती तो तुम सब इसके गुलाम होते। अपनी वाक्पटुता, तार्किक क्षमता और आत्मविश्वास का गर्व अंकित के मुखमंडल पर दमक रहा था। मैंने कहा, बेटे ब्रह्मांड किसे कहते हैं? सर, जहाँ तक हमारी नज़र, कल्पना और सोच पहुँच सकती है, उस दायरे में जो भी आता है वह सारा ब्रह्मांड ही तो है। मैं उसके हर जवाब से गदगद हो रहा था, इसलिए बार बार अवाक रह जाता। ब्रह्मांड की इतनी सरल और सटीक परिभाषा मेरी जहन में कभी नहीं उतर पाई थी। मैंने पूरी कक्षा से
उसके लिए तालियां बजवाई। सच तो यह था कि मैं ही उसके लिए बहुत देर तक तालियां बजाना चाहता था। अपनी आप भी बातें जारी रखने के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाया था। तब तक वह बोल पड़ा, सर अगर आप बुरा न माने तो एक प्रश्न पूछूं? उसका अनूठा अंदाज मुझे एक ऐसे सौंदर्य के दर्शन कराने लगा जिससे हम लोग प्राय वंचित रहते हैं। मैंने कहा, क्यों नहीं बेटे, पूछो। सर अगर आप होते नचिकेता की जगह तो आप क्या मांगते? मैंने यह सोचा ही नहीं था कि छात्रों के साथ साथ यह प्रश्न मेरा भी पीछा करेगा। बहुत गहराई तक जाने पर भी जब मुझे कोई सही उत्तर नहीं सूझा तो सोचने लगा कि प्रश्न पूछने पर प्राय बच्चों की भी यही हालत होती होगी। विद्यार्थी जीवन के बाद आज पता चला कि प्रश्न पूछना कितना आसान होता है और उत्तर देना कितना कठिन। बहरहाल मैं सोचने लगा कि ब्रह्मांड तो चेले ने मांग लिया, अब गुरु के लिए बचाई क्या है। मैंने मोक्ष की तरफ संकेत करना चाहा। बेटे, मैं वह चीज मांगता जिसे मांगने के बाद मुझे पुनः कुछ न मांगना पड़े। पर वह कहाँ चुप रहने वाला था। उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसने कहा, नहीं सर, आप ऐसा नहीं मांग सकते। क्यों बेटे? सर उसे तो कायर मांगते हैं। बेटे, तुम्हें पता है मैंने क्या मांगा? मैं क्या मांगना चाहता हूँ? हाँ सर, आप मृत्यु मांग रहे हैं, क्योंकि मरने के बाद ही आदमी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर दुनिया की कठिन चुनौतियों से मुंह मोड़कर मृत्यु मांगना कायरता नहीं तो और क्या है सर? बेटे, मेरा मतलब मृत्यु से नहीं, मोक्ष से था। मोक्ष? मोक्ष क्या होता है सर? उसके प्रश्न भी उसी की तरह सौंदर्य के कपाट खोलते जा रहे थे। इतने छोटे बच्चे को मोक्ष जैसे गंभीर विषय को समझाना मेरे लिए बहुत कठिन था। फिर भी मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इस विषय पर वह मेरे समझाने से संतुष्ट नहीं हो पाया कि मोक्ष क्या होता है। सर एक प्रश्न और। हाँ बेटे बोलो। सर जब हम नहीं थे तो तब हम कहाँ थे? एक लड़का जोर से हंसते हुए बोल पड़ा, अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं पता? अपनी माँ के पेट में। सारे बच्चे एक साथ हंसने लगे। प्रश्न की गंभीरता को समाप्त करना उसे अच्छा नहीं लगा। सरलता के धनी उस बालक ने कहा कि सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे इसकी भाषा में समझा दूं। मैं असमंजस में था कि कहीं अंकित कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग न कर ले, पर फिर भी अभी तक जितना मैं उसे समझ सका था उस हिसाब से उसे इस संदर्भ में अनुमति देना ही मुझे उचित लगा। मैंने कहा, क्यों नहीं बेटे, तुम समझा सकते हो। उसने कहा, भाई मेरे, तू ये बता कि तू अपनी माँ के गर्भ में कितने साल, कितने महीने, कितने दिन तक रहा? जवाब में उस बच्चे ने कहा कि मैं। क्या सभी बच्चे अपनी माँ के गर्भ में 9 ही महीने तक रहते हैं? बहुत बढ़िया। अब तू ये बता कि धरती पर आने से पहले 9 महीने तो तू अपनी माँ के गर्भ में रहा, लेकिन उससे पहले कहाँ था? एक बार फिर सारे बच्चे हंस पड़े। मैंने कहा, अरे गजब, तुम तो डायलॉग भी जबरदस्त बोलते हो। उसने भारी मन से कहा, अरे सर, लोग बोलने ही कहाँ देते हैं। आपकी जगह कोई और सर होते तो बोलना तो दूर, मैं इतना सोच भी नहीं पाता। उसका यह जवाब मुझे बहुत अंदर तक हिला गया था, क्योंकि उसका जवाब अपने आप में एक कटु सत्य था। हमारा छोटा सा संवाद यह सिद्ध कर चुका था कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सकारात्मक संवादहीनता ही आदर्श पठन पाठन की में सबसे बड़ा अवरोध पैदा करती है। मैंने कहा, बेटे, तुम्हारे सारे सवाल जवाब बहुत मुझे तो तुम्हारे सारे सवाल जवाब बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे, मेरा तो मन कर रहा है यह सिलसिला कभी समाप्त ना हो। सच में सर? उसने बड़े आश्चर्य के साथ कहा। हाँ बेटे। सर मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ बेटे, तुमने अभी तक सब कुछ सही बोला है। पर सर सब लोग तो मुझे डांटते रहते हैं, कहते हैं कि तू बहुत बिगड़ गया है, इसलिए तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल करता है। नहीं बेटे, उन लोगों के पास तुम्हारे इतने मासूम सवालों के जवाब नहीं होते होंगे, इसलिए लोग ऐसा कहते होंगे, परंतु तुम उसकी चिंता मत करना। अपने मन में उठने वाले ऐसे अनंत सवालों को अपनी डायरी में लिखते रहना, और जिनको ऐसे सवाल बहुत अच्छे लगते हों मेरे जैसे लोगों को उचित समय आने पर पूछ लेना। थैंक यू सर। बेटे, सारे वैज्ञानिक तुम्हारी तरह सोचते हैं, सबसे हटकर, तभी तो वे लोग नई नई खोज कर पाते हैं। हाँ सर, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। बेटे कैसा? सर जैसे मेरे मन में आता है कि गोचर ऊपर से कैसा दिखता होगा।
फिर एक लड़का बोल पड़ा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर में बैठकर नीचे देख लेना, बस सिंपल। तो ठीक है, अपने पापा से कह देना कि शाम को 5 बजे हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर भेज देना, क्योंकि अंकित को गोचर ऊपर से देखना है। फिर सारे बच्चे हंस पड़े। अपनी वाकपटुता और बुद्धिमत्ता से अंकित उस लड़के की बेवकूफ़ी का एहसास करा चुका था। मैंने अंकित को कहा, बेटे जरूर तुमने इसके लिए भी कुछ तो किया होगा। हाँ सर, मेरे घर के पास में एक मोबाइल टावर है, मैंने कई बार उसमें चढ़ने की कोशिश की, परंतु क्या बेटे, उसने हंसते हुए कहा, जब भी 7-8 फीट तक चढ़ पाता हूँ लोग देखते ही शोर मचा देते हैं और मेरी मम्मी मेरी हरकतों को मेरी शरारत समझकर मुझे पीटने लगती है। एक बार फिर सारे बच्चे हंस पड़े। इतने में छुट्टी की घंटी बजी और हमारा संवाद